खुशालपुर गांव में बिरजू अपनी बेटी के साथ रहता था। वो बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके घर जमींदार धनराज आता है। ए बिरजू, बाहर निकल। तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं। तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। दया कीजिए सरकार, कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। मेरा बेटा आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। कितने सालों तक आपने इंतजार किया है? सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। बस अब बहुत हो चुका। तुम्हें बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते, और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। नहीं सरकार, दया कीजिए। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद यह घर छोड़ देंगे, लेकिन 2 दिन रुक जाइए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंककर तुम्हें भी इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। राधा अपने पिताजी से कहती है, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज वह बहुत गुस्से में था। आपने देखा नहीं, वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, अमर ने कहा है वो आता ही होगा, और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वह आते ही मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद बिरजू के घर एक आदमी आकर बोलता है, अरे बिरजू, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लगी थी, जिसमें उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बर बहुत बुरी तरह से जल गए। और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा, और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता है। यह सुनकर बिरजू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 2 दिन बाद उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, ये बिरजू का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो भी जानते ही होंगे कि बिरजू के बेटे के कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। बेचारा दूसरे दिन गांव आने ही वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन जमा कर लिया था। वो सब लेकर घर आने वाला था। उससे पहले ये दुर्घटना हो गई और कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए भी पैसे दिए हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी बिरजू जी को देने आया हूँ। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वह सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही बिरजू हूं और इससे पैसे ले लूं। वैसे भी बिरजू ने मुझे कर्जा लिया है, वह खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा, यह बिरजू तक पहुंच ही ना पाए। अरे भाई, मैं ही बिरजू हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वह मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूं। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार वह सूटकेस लेकर अपने घर चला जाता है। और जैसे ही वह सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जमींदार यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से अमर के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर यह कैसी परीक्षा ले रहा है। अमर ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया।
भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी 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 लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। राधा दूसरों के घर में काम करने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का एक लड़का जमींदार के घर आता है। वो राधा की ओर देखता है और राधा को पसंद करने लगता है और जमींदार से बोलता है, क्या आपने पहचाना? मैं आपके दोस्त हरिवंश राय का बेटा हूँ। मेरा नाम गोपाल है। अरे बेटा गोपाल, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए चेहरा थोड़ा पहचान नहीं आया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। वहीं जमीन देखने के लिए मैं आया था। इस सिलसिले में आपसे भी थोड़ी बात करनी थी। अच्छा, तो तुमने अभी कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी कारोबार देख लेता हूँ। अब पिताजी से ज्यादा काम नहीं हो पाता। अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए ज्यादातर काम मैं देख लेता हूँ। यह तो अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तो कुएं पर मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने जो कुआं है, इस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या बता सकते हैं वो कौन है? रुको गोपाल बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देखकर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही लड़की चंदा दिखाई देती है। राधा वहां से जा चुकी होती है। अरे गोपाल बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वह मेरी ही बेटी है। अच्छा, ठीक है चाचा जी, मुझे लगा जाने दीजिए। छोड़िए, आप बताइए आप कैसे हैं? गोपाल बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है गोपाल बाबू को मेरी लड़की पसंद आ गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी लड़की इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका तो नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। चलिए चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, एक दिन रुक कर जाओ। जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर तो रोज ही रहते हो, हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो रुकूंगा। इतना कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है और मुझे उसी से शादी करनी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। अरे बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वो आपके गांव के दोस्त हैं ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था। उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वह बिल्कुल मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ और वह भी यह सुनकर बहुत खुश होगा। दूसरे दिन गोपाल के माता पिता और गोपाल जमींदार के यहाँ आते हैं। दोस्त हरी, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है यार। याद है हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था। आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूं। धनराज, गोपाल की वजह से हमें अभी आना ही पड़ा। दरअसल गोपाल को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता है। उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। यह सुनकर जमींदार बहुत खुश हो जाता है। हाँ हरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ। हमने उसे देखे बरसों हो गए। जब हमने उसे देखा था तो वह 5 वर्ष की थी।
तभी धनराज अपनी बेटी को आवाज लगता है और बोलता है। अरे बेटा चंदा, जरा यहाँ तो आना। जैसे ही चंदा बाहर आती है, गोपाल उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है। अरे चाचा जी, जिसे मैंने उसे दिन देखा था, यह वो लड़की नहीं है, वो लड़की कोई और थी। तुमने कहा था कि तुम्हें धनराज की लड़की पसंद आई है और हमें धनराज की लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, और तुम पता नहीं किस लड़की की बात कर रहे हो। पर पिताजी, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उसे दिन कुएं पर देखा था। चलो धनराज, अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी, उसके लिए हमें माफ कर देना। नहीं हरी, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मेरे ही सुनने या समझने में गलती हो गई, पर मैं कोशिश करूंगा कि उसे लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ दूं। इतना कहकर हरी और गोपाल अपने घर चले जाते हैं, और घर जाकर हरी अपने लड़के गोपाल से बोलता है। तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो, उसका कोई अतापता नहीं है। कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ। अगर 7 दिन में तुमने उसे लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक, वरना तुम्हें धनराज की लड़की से ही शादी करनी होगी। ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। बिरजू को तो पता ही नहीं है कि उसके बेटे के जो पैसे शहर से एक आदमी लेकर आया था, वह मैंने ले लिए हैं। मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूँ। मैं कल ही जाकर उसे लिया हुआ पूरा कर्जा लौटाने को कहता हूँ। इससे लोगों को भी शक नहीं होगा।